गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 का अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे वायवीय अवायवीय श्वसन के बारे में, अंतःश्वसन उच्छ्वसन के बारे में। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का त्यागना। जब हम पैदा हुए थे तब से लेकर हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, हम इतने बड़े हो गए, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड त्याग रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमारे शरीर में कहाँ जाती है और इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कहाँ से आती है, अगर आपने कभी सोचा है तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा या आपने जानने की कोशिश की होगी। हम ऑक्सीजन लेते रहते हमारे शरीर में इतनी ऑक्सीजन कहाँ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी सारी कहाँ से आती है। एक कुछ सेकंड में ही ऐसा क्या होता है, हम सेकंड लगते हैं, हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऐसा क्या मैजिक होता है कि जो ऑक्सीजन है वो अंदर हम लेते ही रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ते रहते हैं। यहाँ पे वायवीय और अवायवीय श्वसन के अंदर हमें इनका आंसर मिलेगा। वायवीय श्वसन, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी जो आहार नाल होती है उसमें खाना डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। खाना पचने के बाद ये ब्लड में मिलके बॉडी की सारी जितनी भी कोशिकाएं हैं इन तक ये पचा हुआ जो खाना है ये पहुंचता है। ये जो पचा हुआ भोजन है ये पचने के बाद शरीर के सभी भागों में चला जाता है। जैसा कि आपने शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो कि खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। अभी ऊर्जा कैसे मिलती है, अगर हम ग्लूकोज की बात करें, हम खाने में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज में बदल गया, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है उससे हमें ऊर्जा मिलेगी। लेकिन ये ऊर्जा कब मिलेगी, जब उस ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के पास जब ऑक्सीजन जाती है तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ती है, और जब ये ग्लूकोज को तोड़ेगी तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बनेगा जल, और प्लस बनेगी एनर्जी। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो काम में आ गई, किसके, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। हमें श्वसन की क्रिया में हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, फेफड़ों में जाके ब्लड में मिक्स होके पूरी बॉडी में पहुँचती है, और वहाँ ये ग्लूकोज को तोड़ती है, विखंडित करती है। जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज को जब तोड़ती है तो ये काम में आ गई इसको विखंडित करने के लिए, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम बाहर उत्सर्जित कर देते हैं, जल है इसका कुछ उपयोग कर लिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा, और ये जो एनर्जी है इस एनर्जी के द्वारा हमारे शरीर में कई तरह के काम होते हैं। तो यहाँ पर जो वायवीय श्वसन है इसका मतलब है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है या टूटता है तो इस क्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित होता है तो उसे हम कहेंगे अवायवीय श्वसन। अब सोचने की बात यह है कि फिर तो हम ये कह दें कि हम सांस नहीं लें, और सांस नहीं लेंगे तो अवायवीय श्वसन हमारे शरीर में हो जाएगा। हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उतनी ऊर्जा अवायवीय श्वसन से हमें नहीं मिल पाती है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें, वायवीय श्वसन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति वायवीय श्वसन से होती है। अवायवीय श्वसन का मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के बिना ही टूट गया और ऊर्जा में बदल गया। अवायवीय श्वसन भी हमारे शरीर में होता है, ईस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं, ईस्ट के अंदर जो है वायवीय श्वसन होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें, हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं, या फिर हम बात करें कि हम कंटिन्यू 4-5 घंटे लगातार हम चल रहे हैं बिना रुके, तो या फिर बहुत सारा वजन हम भार उठाकर हम इधर से उधर जा रहे हैं, तो इन सारी क्रियाओं के अंदर ही हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उतनी ऊर्जा वायवीय श्वसन से हमें नहीं मिल पाती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के ही तोड़ देती हैं और ऊर्जा में बदलती हैं। ध्यान रखें, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत का कार्य करते हैं, लगातार चलते हैं, दौड़ते हैं, वजन उठाकर इधर से उधर जाते हैं, तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ऐसी स्थिति में जो मांसपेशियां जो होती हैं वो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के ही तोड़ती हैं, तो बनता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल, और बनेगी एनर्जी।
जब मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ देती हैं, विखंडित कर देती हैं, तो लैक्टिक अम्ल और एनर्जी बनती है। ये जो एनर्जी है वो उस टाइम जो है मांसपेशियां काम में ले लेती हैं। ये जो लैक्टिक अम्ल है ये मांसपेशियों में गांठों के रूप में जम जाता है या बदल जाता है। लगातार मान लीजिए कहीं पे आप घूमने के लिए गए हो, पैदल गए हो, कहीं पे भगवान के दर्शन करने के लिए गए हो, या फिर कहीं पे घूमने निकल लिए, तो आप लगातार पैदल चलते हो, उसके बाद आपके पैरों में ऐंठन सी हो जाती है और पैरों में दर्द होने लगता है। ये ऐंठन क्यों होती है? लैक्टिक अम्ल जो बनता है, यानी अवायवीय श्वसन होता है मांसपेशियों में और लैक्टिक अम्ल बनता है। ये जो लैक्टिक अम्ल होता है ये ऐंठन, इन्हीं की वजह से ऐंठन हो जाती है। उसके बाद हम पैरों को गर्म पानी से इसका शेक करें या गर्म पानी से पैरों को धोते हैं या फिर तेल की पैरों पे मालिश करते हैं, तो पर्याप्त जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से जो लैक्टिक एसिड है इसके पास ऑक्सीजन पहुंचती है और ये ऑक्सीजन इस लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है और धीरे धीरे लैक्टिक एसिड गायब हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और जैसे ही ये गायब होता है पैरों में जो ऐंठन है वो समाप्त हो जाती है, सही हो जाती है। तो इस तरह से वायवीय और अवायवीय श्वसन होते हैं। अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित हो रहा है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और अगर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित हो रहा है तो उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। इसके बाद हम बात करते हैं अंतःश्वसन की और उच्छ्वसन की। हम जब सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, यानी वायु को जब हम अंदर लेते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं अंतःश्वसन, यानी वायु को अंदर की तरफ लेना। और उच्छ्वसन का मतलब होता है वायु को शरीर से बाहर छोड़ना। तो जो वायु है उसको, यानी ऑक्सीजन जो हम शरीर के अंदर लेते हैं, वायु को नाक के द्वारा अंदर की तरफ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे अंतःश्वसन कहते हैं, और फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, बाहर उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उच्छ्वसन। अब हम बात करते हैं श्वसन दर की। श्वसन दर क्या होती है? कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है, यानी 1 मिनट में जितनी बार श्वसन की प्रक्रिया करता है, वो जो 1 मिनट में श्वसन की जो संख्या होती है, कितनी बार उसने सांस लिया, वो होती है उसकी श्वसन दर। अगर हम नॉर्मली देखें घड़ी के अंदर, हम स्टॉप वॉच है उसको लें और टाइम शुरू करें, एग्जैक्ट हम 1 मिनट अगर टाइम देखें और हमारी जो श्वसन की जो दर है, सांस 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं वो नोट करें, और आप आधे घंटे तक तेज़ दौड़ें और दौड़ने के बाद फिर 1 मिनट घड़ी में टाइम देखें और अपनी जो है 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो, आप देखोगे कि श्वसन, जब हम तेज़ दौड़ते हैं या लगातार चलते हैं, भारी भरकम कुछ काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, तो हम हाँफते हैं, यानी तेज़ तेज़ सांस लेने लगते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन सब क्रियाओं में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बने। तो श्वसन दर का मतलब होता है 1 मिनट में ली जाने वाली जो सांसें हैं उनकी संख्या। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो वो होती है श्वसन दर। अलग अलग स्थिति के अंदर श्वसन दर जो होती है वो अलग अलग होती है। जब हम तेज दौड़ के जाते हैं और फिर तुरंत बाद 1 मिनट में देखते हैं तो श्वसन दर ज़्यादा मिलती है, सामान्य हम सोकर उठते हैं तो श्वसन दर सामान्य कम मिलती है। तो श्वसन दर का मतलब है 1 मिनट में ली जाने वाले जो सांसें हैं या श्वसन है उनकी संख्या को कहते हैं श्वसन दर। यहाँ पे हम जो श्वसन कैसे करते हैं उसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा भी दिखा सकते हैं, जो किस तरह से हमारे जो फेफड़े हैं वो काम करते हैं, डायफ्राम जो होता है किस तरह से काम करता है, इसे हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसका मॉडल घर पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉटल लेंगे प्लास्टिक की, ये प्लास्टिक की बॉटल जो पानी की आती है उसको हम क्या करेंगे, आधा काट लेंगे। ये जो पानी की बॉटल है इस बॉटल को हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से कट करने के बाद ये हिस्सा इसका खुला हुआ है, यहाँ पर हम एक नली लगाएंगे, जो स्ट्रॉ आती हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप लगा देंगे यहाँ पे ढक्कन। इसके ऊपर, बॉटल के ऊपर ढक्कन लगाने के बाद छोटा सा एक हल्का सा इसमें छेद करेंगे और यहाँ पे आप एक स्ट्रॉ लगाएंगे इसके ऊपर। इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि इसको 2 भागों में 2 नलियाँ इस तरह से इसमें लगा दें,
और ध्यान रखें कहीं से भी ये कटी फटी नहीं होनी चाहिए, वायु का प्रवेश इनमें नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर हम क्या करेंगे, 2 गुब्बारे लगा देंगे और किसी रस्सी या रबड़ से इनको बांध देंगे। इसके बाद हम एक रबड़ लेंगे या फिर एक जो गुब्बारा है उसको लेंगे और ये वाला जो इसका खुला हुआ हिस्सा है इसके ऊपर इसको कवर अप कर देंगे, इस तरह से इसको लगा देंगे। अब हम जैसे ही इस बैलून की जो आधा कटा हुआ बैलून है हमने इसके ऊपर इसको लगा दिया है, हवा ना तो इसके अंदर आ सकती है यहाँ से ना जा सकती है, तो यहाँ से जैसे ही हम इसको नीचे की ओर खींचते हैं, जैसे ही हम इसको पकड़ के नीचे की तरफ करते हैं, यहाँ पे जो बैलून होते हैं ये फूल जाते हैं ऐसे, इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ करते हैं, यानी एक तो ये सिचुएशन हो गई, दूसरी होती है ये वाली, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, ये बी सिचुएशन मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बनाया है दूसरा, आपके पास एक ही बॉटल रहेगी, ध्यान रखें। अब दूसरी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जो बैलून हमने यहाँ पे लगाया है इसको हम किसी भी चीज़ से प्रेस करेंगे, ऊपर की तरफ इसको धकेलेंगे, ऐसे ये ऊपर की तरफ चला गया। तो जब हम इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो ये जो गुब्बारे होते हैं ये एकदम से सिकुड़ जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे जो डायफ्राम होता है वो फैलता है और फेफड़े जो होते हैं वो फैल जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है वो अंदर की तरफ आए, क्षेत्रफल बढ़े। और जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ होता है और फेफड़ों पे एक बल लगाता है ताकि इसमें जो वायु है वो बाहर की तरफ निकल जाए। तो यहाँ पे जो दोनों बैलून हैं ये शो कर रहे हैं हमारे फेफड़ों को, और ये जो बैलून की जो परत है ये शो कर रही है डायफ्राम को। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, फेफड़े पूरे फैल जाते हैं, फूल जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ होता है और जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे इनके अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आए। तो इस तरह से हमारी जो श्वसन की क्रिया है वो पूरी होती है। आज आपको ये वाली एक्टिविटी ही करनी है, मानव में श्वसन की क्रिया को एक प्रयोग के द्वारा समझाइए। आपको एक ही क्वेश्चन करना है, इसमें आप ये डायग्राम भी बनाओगे और इसके बारे में वर्णन भी करोगे। थैंक यू।